डियर फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल की प्रॉब्लम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती है या उसके साइन, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस एट्सट्रा एट्सट्रा क्या हैं। आज हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो मेरा था वो आपको सेंसिटाइज करना था अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम से। इसमें आज डिस्कस करेंगे हम ट्रीटमेंट। अल्कोहल का ट्रीटमेंट यानी कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बहुत ही वेरिएबल है। ये व्यक्ति पे, उसकी परिस्थितियों पे और डॉक्टर पे, उसके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ और डी एडिक्शन सेंटर या कोई दूसरा ऐसा हॉस्पिटल जो सामने आया है अल्कोहलिक एडिक्ट की मदद के लिए, इन सब पे निर्भर करेगा। और ये सब सुविधाएं सब शहरों में एक बराबर अवेलेबल नहीं हैं। और ये इस पे भी निर्भर करेगा कि अल्कोहलिक या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो खुद कितना इसको इलाज करवाने में इच्छुक है। अगर वो इच्छुक नहीं है तो सबसे पहले आपको समझा करके या अन्य आपके वैरायटी ऑफ गुणों से, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप से, वैरायटी ऑफ फ्रेंडशिप से, देखिए उनके ऐसे फ्रेंड्स को आप कहेंगे कि जो खुद ही शराब पीते हैं तो कभी उसकी आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा व्यक्ति के जीवन में वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, तो उनमें से आपको छांट करके कौन अच्छे हैं और कौन उसके वास्तव में हितैषी हैं और उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसे एक आधे पुरुष को या आदमी को या औरत को, किसी को भी आप छांट सकें तो वो बड़ा अच्छा होगा। बिकॉज वो आपको मदद करेगा या करेगी उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में या डी एडिक्शन सेंटर ले जाने पे। हमारे यहाँ ज़्यादातर 3 तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। एक तो है इन पेशेंट, जहाँ पे डी एडिक्शन वेल ट्रेंड वहाँ पे स्टाफ है, वेल ट्रेंड वहाँ डॉक्टर हैं। जैसे दिल्ली में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का डी एडिक्शन सेंटर है गाज़ियाबाद में। क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए, काफ़ी सुविधाएं चाहिए, तो वो यहाँ नहीं हो सकती थी, तो उसको गाज़ियाबाद में बनाया गया है। बहुत ही अच्छा डी एडिक्शन सेंटर है और दिल्ली के लोग जो जाना चाहें उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो एक तो प्रॉपर डी एडिक्शन सेंटर की होगी, जहाँ पे ट्रेंड लोग रहते हैं, ट्रेंड सुविधाएं हैं, सारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस की सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो आपके पेशेंट का बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे मॉनिटर हो सकता है और डी एडिक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरे हैं जो कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, कुछ उसमें बहुत जेन्युइन होती हैं, कुछ की आपको थोड़ी जानकारी लेकर के जाना चाहिए। और वहाँ भी इस तरह की सारी सुविधाएं ऐसा वो क्लेम करते हैं, लेकिन आप उनसे वेरीफाई कर लें तो अच्छा है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं इसके लिए चाहिए नहीं होती, एक्सेप्ट कुछ अच्छे माहौल में इन पेशेंट बेड्स, तो वो आप पहले पता कर सकते हैं और वहाँ भी जा सकते हैं। तीसरे इंडिविजुअल डॉक्टर्स कुछ ऐसे हैं, ज़्यादातर वो लोग साइकेट्रिस्ट या एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो अपना अलग से एज ए इंडिविजुअल उसमें चलते हैं। तीसरे कुछ स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो भी ड्रग एडिक्शन को छुड़ाने का काम करते हैं। उनकी सर्विसेज भी एकदम बेकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो मेडिकल इसमें नहीं है तो नहीं, वो भी मदद ठीक से कर सकते हैं। तो ऐसे जो NGOs वगैरह हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे अल्टरनेटिव आपको अवेलेबल होते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कुछ डॉक्टर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ड्रग एडिक्शन को छुड़वाने का काम करते हैं, या अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से ट्रीट करने का वो सुविधाएं रखते हैं। तो उनसे भी संपर्क करने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर इतना सा वेरिफिकेशन कर लें कि वहाँ वो सब सुविधाएं अवेलेबल हैं। और वो आपको बेस्ट, आपका जो अपना फैमिली डॉक्टर है जिसके पास आप रेगुलर रूप में जाते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है कि आप कहाँ पे जाएं। क्योंकि डी एडिक्शन सेंटर या दूसरे इस तरह के सेंटर जो रहते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री से जुड़े रहते हैं, और बहुत से लोग अभी भी मैंने देखा है वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, उसको वो एक सोशल स्टिग्मा समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सोशल स्टिग्मा जो है वो उस पेशेंट के नाम से, पेशेंट से निकालना है, और उसको कहना है कि भाई, ये समझाना है आपने कि भाई ये एक एबनॉर्मलिटी है, ये एक सिकनेस है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इसको मीन्स अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर को प्रोन है, तो उसमें आपका कोई वो नहीं है। तो इस पेशेंट का रीएश्योरेंस और उसको समझाना ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो पहले ये काम सिर्फ फैमिली, वाइफ और दूसरे माता पिता, भाई बहन, वो ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, वो लोग जो उसके बहुत नज़दीक हैं। पत्नी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अगर वो ढंग से समझाना चाहती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि पत्नी लड़ने का और उस सिचुएशन को ख़राब करने का ज़्यादा काम करती हैं, बजाय इसके कि किसी और की, घर वालों की, सास की, ससुर की, भाइयों की, या फिर अपने जो देवर वगैरह हैं उनकी मदद लेकर के और उसको समझने की और उसको समझाने की कोशिश करें। लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, उससे कन्फ्रंट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको डांटने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये उसके दिमाग में और रिवेंज क्रिएट करेगा आप सबके लिए, और उस रिवेंज में उसको सेंस ऑफ गिल्ट होगा, और गिल्ट जो है वो और उसको मतलब पीने के लिए, शराब लेने के लिए जस्टिफाई करेगा अपने आप को, वो कि देखिए मेरे को तो कोई चाहता ही नहीं, या और तरह के अपमान जो उसका होता है उसमें, उस सब के कारण वो आदत छोड़ेगा नहीं, उसकी आदत बढ़ेगी ही। तो इसलिए ये सबसे पहला आवश्यक है कि आप उस व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसको आप समझें। हो सकता है कुछ उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हों, कुछ और तरह की उसमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, तो उन साइकेट्रिक प्रॉब्लम को हो सकता है उसको डिप्रेशन हो सकता है उसको एंजाइटी रहती हो सकता है और किसी तरह की एमडीपी वगैरह या सीरियस सिजोफ्रेनिक वगैरह सीरियस साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हों। तो इन सब का पहले आपको स्वयं को एज ए फैमिली मेम्बर और स्पाउस आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं फिर बार कह रहा हूँ कि किसी भी घर वाले को, माँ हो, बाप हो, भाई हो, वाइफ की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें बनती है, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रोल सिर्फ वाइफ ही प्ले कर सकती है इसमें। वही सबका एक कोऑर्डिनेशन करके पेरेंट्स के साथ में और एक सॉल्यूशन निकाल सकती है। और अगर वही लड़ने वाले या तरुक मिजाज की है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है जिसमें वो हर बार अपने आप को इन्फीरियर पाता है, और वो उसकी इन्फीरियरिटी डिप्रेशन को ले जाती है, और वो डिप्रेशन में और अल्कोहल पीता जाता है। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल जो उसको अल्कोहल छोड़ने नहीं देता है, वो बन जाता है परिवार के रिलेशनशिप के साथ में, जहाँ पे सारे परिवार वाले ना समझ हैं, वो समझते नहीं हैं, वो सोचते हैं ये जानबूझ के पी रहा है। पर वस्तुस्थिति आपको ये समझनी चाहिए कि वो पर्टिकुलरली जब अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में आ गया है तो वो जानबूझकर नहीं पी रहा, उसका इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म है वो डिमांड करता है कि मुझे और अल्कोहल मिले, और वो उसमें अल्कोहलिक लेता जाएगा। आपको एक समझने की आवश्यकता है कि हमारी बॉडी को
हमारा शरीर जो है अगर अल्कोहल अवेलेबल है तो सबसे पहले अल्कोहल का ही यूज़ करता है। हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो 5 टाइम्स मोर अल्कोहल को लाइक करता है देन योर कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है, उसके बदले में 5 गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो ये मेटाबॉलिक डिमांड भी उसकी बन जाती है और वो अंडर कंपल्शन है उसको लेने के लिए। तो ये बात समझने की है कि वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट में जा चुका है। अब उसका खाली ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, बिहेवियरल इशू नहीं है, ये एकदम सेलुलर लेवल पे जा चुका है। और इसको इसीलिए उसको विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं कि जब अल्कोहल टिश्यूज़ को नहीं मिलता तो टिश्यू डिमांड करते हैं और एज ए रिज़ल्ट विड्रॉल सिंड्रोम होता है। तो व्यक्ति बहुत ही एक गहन स्थिति में पहुंच चुका होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसका बाहर आने का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि उसको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता है, लेकिन वो प्यार का रास्ता है, वो अपने आप उनको समझाने का रास्ता है, उनको अत्यधिक केयर करके निकालने का रास्ता है। और उसके साथ में मेडिकेशन और जो मैं बाकी बातें बताऊंगा वो करने का है। तो इसलिए आप उससे सबसे पहला सबसे चीज़ ये है कि आप उससे प्यार करें। वो नफ़रत करने लायक कोई चीज़ नहीं बन गया है, वो उतना ही प्यारा है, वो उतना ही अच्छा इंसान है जितना वो पहले था। आप अपनी प्यार, ममता, केयर में ज़रा भी कमी न आने दें, आप उसमें अपनी आस्था बनाए रखें। यह सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात होती है। अब हम आते हैं कि अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट है, तो एक तो यह है कि ब्रीफ इंटरवेंशन जो है, कई लोगों को जब शुरुआत की बात होती है तो ब्रीफ इंटरवेंशन से ही काम बन जाता है। किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास आप ले जाइएगा तो वो उसको मैनेज कर लेगा। दूसरा होता है इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग। आजकल बहुत से ऐसे सेंटर अवेलेबल हैं, डॉक्टर द्वारा भी चलाए जाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, कुछ एनजीओज़ की तरफ से चलाए जाते हैं, जहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग की जाती है, ग्रुप थेरेपी की जाती है। उनको वहाँ मोटिवेट किया जाता है अल्कोहल न पीने के लिए, और उनके अपने तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। वो एक इंडिविजुअल रूप में भी हो सकती है, अकेले आदमी के साथ भी हो सकती है, और ग्रुप में भी हो सकती है। अक्सर दोनों हो जाती है, वो इंडिविजुअली भी समझाते हैं और ग्रुप में भी उनको करते हैं। और ग्रुप में रहने से उनको वास्तव में बड़ी मदद मिलती है कि एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नज़र आता है, क्योंकि वो सारे एक ही बीमारी से ग्रसित हैं। तीसरा होता है आउट पेशेंट प्रोग्राम। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में आप साइकेट्री डिपार्टमेंट में चले गए, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चले गए, और वहाँ अक्सर दोनों डिपार्टमेंट की एक साथ ज़रूरत पड़ती है, और वो लोग फिर अपनी उसका काउंसलिंग करके या मेडिकेशन करके ठीक करते हैं। चौथा होता है रेजिडेंशियल इन पेशेंट स्टे। तो ये जैसे मैंने बताया, जो डी एडिक्शन सेंटर हैं या कुछ डॉक्टर्स लोग अपनी फैसिलिटी चलाते हैं, तो वहाँ पे वो एडमिशन करना पड़ता है, क्योंकि विड्रॉल पास खास करके जब हो जाता है, जब एडिक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और विड्रॉल सिम्टम हो जाते हैं, तब पेशेंट को एडमिट करवाना ही पड़ता है। ये फिर याद रखें कि जिस पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम अपीयर हो गया, यानी कि फुल्ली एडिक्ट हो गया है, वो नाउ ही इज़ ए फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली बोथ एडिक्ट, डिपेंडेंट हो गया अल्कोहल के ऊपर, तो अब उसको जो है एडमिट करवाना ही पड़ेगा। क्यों कि पहले जो 7 दिन होते हैं, पहला जो हफ्ता होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, और उसमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि उसकी जान भी जा सकती है। इतने सीवियर केवल सिम्टम्स हो जाते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। और साथ में एसोसिएटेड कई ऑर्गन के चेंजेस, सिरोसिस लीवर या और कई जगह पे असर हो जाता है। तो वो असर को मैनेज करने के लिए उनको जब अल्कोहल नहीं होती तो उनकी वर्सनिंग होती है। आप लोगों को याद होगा, एक बिस्कुट जो कंपनी का एक बहुत बड़ा मालिक था, पिल्लई, मिस्टर पिल्लई, केरला का था, और वो तिहाड़ जेल में वो रोज़ की उसका एडिक्ट था, और रोज़ को उसको 1 बोतल 1.5 बोतल जो है ये शराब की चाहिए होती थी, और वो वहाँ शराब मांगता रहा, और मांगते इधर हाई कोर्ट में उसकी बेल पिटिशन की आर्ग्यूमेंट होती रही, और उधर वो मर रहा था, और आर्ग्यूमेंट सुनते सुनते ही वो जेल के अंदर तिहाड़ जेल में मर गया।
तो ये ऐसा इसलिए संभव हुआ कि जो जुडिशल ऑफिसर्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे या तिहाड़ जेल के ऑफिसर्स थे, वो उनको इतनी सेंसिटिविटी थी ही नहीं, इतनी नॉलेज थी ही नहीं कि कोई विड्रॉल सिम्टम भी होता है और उस विड्रॉल सिम्टम्स में इतना खतरा होता है कि व्यक्ति मर जाएगा। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है और इसलिए कई बार वो उसकी डेथ का कारण भी बन जाते हैं। जैसे उस केस में हमारी लीगल प्रोसेस ही उसकी डेथ का कारण बन गई पिल्लाई का। ओवरऑल हमारा गोल होता है टू स्टॉप अल्कोहल यूज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका अल्कोहल बंद करवाना और उसकी क्वालिटी लाइफ को एनहांस करना। अब जैसे मैंने इतने ट्रीटमेंट बताए और मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है जो बंदा डिपेंडेंट हो गया है, एडिक्ट हो गया है। एडिक्शन हम वर्ड ही तब यूज़ करते हैं जब वो फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट है। फिजियोलॉजी डिपेंडेंट का मतलब कि अगर उसको अल्कोहल नहीं मिलेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, और ये विड्रॉल सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि कई बार इतने सीरियस हो जाते हैं कि आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि उस विड्रॉल सिम्टम्स न आए, अल्कोहल जब उसका बंद करवाया जाता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स न आए, उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ड्रग्स देनी पड़ती हैं, उनको डिटॉक्स बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे उससे वर्ड बना डिटॉक्स। तो कुछ दवाइयाँ दे करके विड्रॉल सिंड्रोम्स को कंट्रोल किया जाता है, और अक्सर ये दवाइयाँ सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर्स और इनका मिक्सचर वगैरह होती हैं जो सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल में दी जा सकती हैं, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ दीज ड्रग्स, इन ड्रग्स के लेने के बावजूद भी कई बार स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट का हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ भी माइंड करिए, जहाँ भी विड्रॉल सिम्टम आ गए हैं, उस पेशेंट को आपने इन पेशेंट ट्रीटमेंट देना है, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती करवा के ही ट्रीटमेंट देना है। फिर क्या होता है कि भाई इसके अलावा जो है नए नए स्किल्स आते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उन सब स्किल्स को कंसिडर करते हुए प्लान बनाने चाहिए डॉक्टर्स को या साइकोलॉजिस्ट को टू ट्रीट हिम। और उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो डी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि उन्हीं को पता रहेगा कि आज नया विचार क्या आ रहा है, नया एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, नई ड्रग क्या आई है, नया कोई दूसरा मेथड क्या आया है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट के पास में। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में हमको चांस नहीं लेना होता, बल्कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है, और दे है उनके पास में स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, और फिर वो पेशेंट को ठीक करने के बाद में सेल्फ हेल्प मैनुअल भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, और केयर जो है पोस्ट केयर मीन्स जब उसका एडिक्शन चला गया उसके बावजूद भी कंटिन्यूसली उसको एक केयर की आवश्यकता होती है, जो वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा है जो मेडिकेशन की बात मैंने की, तो मेडिकेशन भी दो तरह का है। एक मेडिकेशन तो वो है जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं या अल्कोहल नहीं पीने से अब इतने सालों से आदी है, तो जो उसके शरीर में रिएक्टिव परिवर्तन आएंगे, उन परिवर्तनों को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरा जो कुछ माइल्ड केसेस हैं जिनमें अभी विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपनी शराब की आदत से परेशान हैं, उन लोगों के लिए कुछ ओरल मेडिकेशन भी है। और ये मेडिकेशन में 4 दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है डाइसल्फिराम। तो ये दवाई देने से, ये हमेशा दवाइयाँ एक बात याद रखें, डायरेक्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लें और उसके सुपरविजन में लें, क्योंकि इनके भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एक डाइसल्फिराम करके दवाई आती है जिसको दे देते हैं, और उसको लेने के बाद में, दवाई को खाने के बाद में, व्यक्ति को जो अल्कोहल के सिम्टम्स हैं, प्लेजेंट सिम्टम्स नहीं आते, रादर वो अनप्लेजेंट हो जाते हैं, और स्लोली उसका उन सिम्टम्स के लिए डिस्टेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे वो शराब पिएगा, जैसे उसको नाजिया होगा और फ्लशिंग होगी, फ्लशिंग यानी कि एकदम पसीना आएगा और स्किन पे
बिल्कुल भीग जाएगा वो, और नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और हेडेक हो सकता है। तो ये सबसे, तो इसलिए वो धीरे धीरे जो है डिसेंसिटाइज हो जाएगा और अल्कोहल के नाम से डरने लगेगा कि अगर मैंने अल्कोहल पी तो मेरे को इस तरह का रिएक्शन होगा। तो ये एक डाइसल्फिराम है। फिर आती है एक दवाई आती है नाल्ट्रेक्सोन। अब ये ड्रग जो है ये जो गुड फीलिंग आती है अल्कोहल, अल्कोहल की सबसे बड़ी बात ये है कि करता तो ये दिमाग का डिप्रेशन है, लेकिन जब डिप्रेशन दिमाग का होता है तो जो आपके निर्णय लेने में हेल्प करने वाले जितने भी सेंटर्स हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आपके थॉट फ्री चलते हैं दिमाग में, जो ये है 100, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। जो दिमाग में आ रहा है आप बोल रहे हैं, जो है, इसीलिए वो कहते हैं कि ड्रंक आदमी सच बोलता है। और उसी के नाम पे ये जो ट्रीटमेंट आजकल नार्को टेस्ट वगैरह चलते हैं उनका भी थ्योरी यही है कि वो इनहिबिशन करने वाले सेंटर जो हैं, इनहिबिटरी सेंटर जो हैं, वो सारे के सारे डिप्रेस हो जाते हैं। तो आदमी फ्री जो मन में आ रहा है बोल रहा है, कर रहा है, वो अपने सारे सीक्रेट्स भी डिस्क्लोज कर सकता है और भी कर सकता है, लेकिन ये सब रिलायबल नहीं होता। ये एक कहने की बात है। इसमें बहुत कुछ एक विम्जिकल जो उसकी सिचुएशन है पेशेंट की उस वक्त, वो बहुत बड़ा प्ले रोल करती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है जो वो कह रहा है वो सब सच है। तो वो बहुत से फैक्टर्स पे उसका डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो वो जो फीलिंग्स हैं प्लेजेंटनेस की अल्कोहल से जो आती हैं, क्योंकि जब भी इनहिबिटरी हो जाता है इन सेंटर्स का, तो जो उसके मन में आ रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो स्टिमुलस उस पर आ गया, कोई नहीं है सच ही आएगा। ये झूठा है लोगों का मानना कि वो सच बोलेगा। किसी भी दवाई से, बिल्कुल से या किसी थायोपेंटल से आपने उसको स्थिति मिला दिया, नहीं, उसका दिमाग का इतना ही है कि इनहिबिटरी सेंटर क्योंकि उसके डिप्रेस हो जाते हैं, तो जो उसके मन में थॉट आ रहा है उस वक्त वो अनचेक्ड बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ सच बोलेगा ना, सच नहीं, जो थॉट प्रोसेस उसकी चल रही है उस वक्त में, जैसा साइकोलॉजिकल वातावरण में वो उस वक्त रहा है, तो उससे प्रेरित होकर के वो कुछ भी बोलता जाएगा। इतना ही है कि जो बोल रहा है वो कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसको रोकने वाला सेंटर जो है वो डिप्रेस हो चुका है, वो अपना अभी काम नहीं कर रहा है, जिसको हम रेटिकुलर सिस्टम कहते हैं। तो इसलिए अंट शंट बंट बोलता है, यूँ कह दीजिए आप। ट्रूथ नहीं है, कोई ट्रूथ की गारंटी नहीं है, अंट शंट बंट बोलेगा, कुछ भी बोलेगा वो, बस जो कह दिया उसने, जो ऐसा कह दिया उसे कह दिया उसने, क्योंकि उस वक्त तक उसकी वो सेंस खत्म नहीं होती है कि मेरा इंट्रोगेशन हो रहा है। ये याद रखें, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं जाती है, तो इसलिए वो तो उसमें रहेगा ही, वो डिप्रेस उसको करता रहेगा, उसके आइडियाज़ को मॉडिफाई करता रहेगा, क्योंकि वो जो भय है वो ख़त्म नहीं होता है ना। तो उस स्थिति में सिर्फ विचारों का जो रोकने का एक सिस्टम ब्रेन में है, एनालाइज करने का सिस्टम है, वो ख़त्म, वो कंट्रोल कम हो जाता है। बट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत से लोग मैंने देखे हैं खूब अच्छा स्टेज में जाकर के इंटॉक्सिकेशन होने के बावजूद भी बिल्कुल सही बातें बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन बेस में बहुत ज़्यादा होता है। फिर आगे एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं एकाम प्रोसेट। तो ये भी जो है कम्बैक्ट करती है अल्कोहल क्रेविंग को और ड्रिंकिंग को स्टॉप करने में ये मदद करती है। एकामोप्रोसाइड जो है इसका एडवांटेज यही है कि ये डाइसल्फीराम की तरह एडवर्स जो एक फीलिंग जो आती हैं, एबनॉर्मल फीलिंग आती हैं अल्कोहल की लेने के बाद में, अगर वो ले लेता है तो उसको हेडेक, वॉमिटिंग, नाजिया, टाइटनेस ऑफ चेस्ट और वो सब जो फील होता है वो इसमें सिम्टम्स नहीं होते। और आदमी को बीमार नहीं फील होती है। थोड़ी सी डिस्टेस्ट पैदा करेगी अल्कोहल के लिए, डिसलाइकिंग पैदा करेगी, लेकिन वो जो सिम्टम्स, जितने सीवियर सिम्टम्स डाइसल्फिराम में होते हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, उस तरह के सिम्टम्स इस ड्रग में नहीं होते। इसके अलावा कुछ मेडिसिन इंजेक्शन्स भी देने की हैं विविट्रॉल करके, लेकिन ये सब मैं एक एडवाइस आपको कर रहा हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में आपने लेनी है या हॉस्पिटल में एडमिट होकर के लेनी है।
कुछ डॉक्टर्स घर में भी प्रिस्क्राइब करते हैं इनको लोअर डोजेज में, जैसे डाइसल्फिराम को भी देते हैं, लेकिन वो घर वालों को सारा कुछ समझा देते हैं कि जब इस तरह से सिम्टम हो तो उनको हॉस्पिटल ले आइएगा, क्योंकि कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो अल्कोहल एडिक्शन में है वो है कंटिन्यूइंग सपोर्ट। आप ट्रीटमेंट करवा के ले आए, वो ठीक हो गया, उसने छोड़ भी दिया, और घर पे आके मैडम ने फिर झगड़ा कर लिया, फादर ने फिर उनको गाली कर दी, या कोई काम नहीं कर पाया या कुछ नहीं, नेचुरली उसकी काफ़ी समय तक वो कंडीशन नहीं रहेगी जो एक नॉर्मल आदमी की होती है। उसका वर्किंग पैटर्न, उसकी एनर्जीज, उसका इंटरेस्ट, वो टाइम लगेगा डेवलप होने में। तो जैसे मान लो आपका बिजनेस है, वो बिजनेस में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो फिर वही झगड़ा शुरू हो जाएगा घर में, या पत्नी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो नहीं, ये फिर वो कभी नहीं सुधरेगा। आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट देना है 1-2 साल तक, जब तक वो बिल्कुल के पक्का नहीं हो जाता और अल्कोहल को छोड़ नहीं देता। और उसके बावजूद भी आपको ध्यान रखना है कि कभी वो दोबारा शराब नहीं पी ले। अगर फिर वो ऐसी संगत में चला गया शराब पीने वाले और 1-2 बार शराब पी लिया तो वो फिर शराबी हो जाएगा। इसलिए बार बार ये कंटिन्यूस सपोर्ट के लैक के कारण जो सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट की सिर्फ 20-25% है। क्योंकि हॉस्पिटल से तो ठीक होके वो आ जाएगा, मोटिवेट होके आ जाएगा, लेकिन घर का माहौल तो कोई नहीं बदल सकता। तो घर का माहौल जो है उसके लिए ये बदलने की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके पत्नी को, बच्चों को, जो उसके इंटीमेट हैं, जिनको वो प्यार करता है, जिनको वो चाहता है, उनको बहुत सेंसिटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वो किसी भी तरह से उसको मेंटेन करें। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई फिर उसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अक्सर इन लोगों में बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, कभी पैरानॉइड भी हो सकते हैं, सिज़ोफ्रेनिक भी हो सकते हैं, कुछ और तरह के इनको एंजाइटी न्यूरोसिस की बीमारी भी हो सकती है। तो तेरा वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो उनके साथ में पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, और वो ज़िंदगी को उन साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी यानी कि वेरिएशंस के कारण वो समाज को फेस करने में डिफ़िकल्टी पाते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल लीड करने में या रिलेशनशिप बनाने में उनको डिफ़िकल्टी जाती है, इसलिए वो अल्कोहल को जाते हैं। तो ये बात समझने की है। तो परिवार का सबसे बड़ा इसमें रोल आता है। वो उसको जितना सानिध्य देंगे, जितना प्यार देंगे, जितना उसको सिक्योर महसूस करवाएंगे, जितना उसको एश्योरेंस देंगे, उतना ही वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर फैमिलीज़ में इतनी टॉलरेंस नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती, और कुछ लोगों के फाइनेंशियल के कारण कुछ लोगों के घर इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पे ये सब मैनेज नहीं किया जा सकता। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे समाज की हैं जिनके कारण ये संभव नहीं होता, और वो लोग फिर वापस रिवर्ट होकर के एडिक्ट बन जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट और हेल्थ कंडीशंस जो उनकी डेवलप होते हैं, जैसे हमने बताया कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो अल्कोहल पीने से नया होता हो, क्योंकि कोई ऑर्गन बॉडी का ऐसा है ही नहीं जिस पे अल्कोहल असर नहीं करता। ब्रेन से लेकर के किडनी तक सब पे असर करता है। तो इसलिए आपको जो दूसरी मेडिकल कंडीशंस उसके कारण डेवलप हो गई हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा, और उनका इलाज भी एप्रोप्रिएट डॉक्टर से करवाना होगा। लास्ट में मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, पहले लोग इसको लाइटली में रहते रहे, द स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जैसा कहते हैं, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। पहले इसको इतना सीरियसली नहीं ले जा रहा था, लेकिन अब योगा आने के बाद में और दूसरी बहुत विपासना वगैरह सब आने के बाद में अब लोगों को ये एहसास होने लगा है कि नहीं, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंडियन प्रैक्टिसेस, बाहर की भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जापान की हैं, चाइना की हैं, ये बहुत मदद करती हैं ख़ास करके एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए। कि वो सारी यौगिक प्रक्रियाएं जो हैं और दूसरे प्रकार की जो लिटरेचर वगैरह है या जो विचारों का उनको उठाना है, वो सब मदद करता है ये अल्कोहलिक
जो यूज़ डिसऑर्डर को ट्रीट करने में उसका रोल है, इसलिए आप उसकी तरफ भी जाएं। मैं अपना ही एक रिसेंट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे जान पहचान के ही थे और मैं रोज़ देखता था कि उसकी सुबह हालत ज़रा ख़राब सी होती थी। मैं रोज़ उसको नियम से पूछता रहा ये क्या है। वो परेशान हो गया कि क्यों मेरे को पूछते हैं, लेकिन एक दिन उसको खुद को महसूस हुआ कि ये मुझे पूछ रहे हैं तो कोई बात तो है। वो काफ़ी उम्र में छोटे थे मेरे से, तो वो मेरी बात को के कारण ही वो किसी एक वृंदावन में किसी साधु किसी योगी के पास में गए और उन्होंने उसका परिवर्तन कर दिया। और उसने आके फिर कन्फेस किया कि साहब मेरी हालत ख़राब इसलिए रहती थी कि मैं रात को रोज़ एक पौवे से ज़्यादा अल्कोहल लेता था और इसलिए दिन में मेरा मूड इस तरह का रहता था। और मैं उस आदमी को इतना बढ़िया और इतना शांत देखता हूँ और वो मेरा इतना सम्मान करता है कि मुझे भी अच्छा लगने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस स्पिरिचुअल अप्रोचेस को भी कोई इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वैल्यू, लेकिन टोटली उन पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर गलत हो जाएगा। तो मेडिकल प्लस जो स्पिरिचुअल अप्रोच है, आप दोनों को मिक्स करके उसको लें, निश्चित रूप से लोग इससे इम्प्रूव करेंगे। ओम शांति।